अच्छा, बुक इंटरव्यू से पहले मैं एक दो बातें और भी बताना स्टार्ट करूँ कि इसके अंदर आपके कपड़े जो पहने हुए हैं ना, वो भी कहीं कहीं मैटर करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने बहुत अच्छे कपड़े और महंगे वाले कपड़े पहनने से ऐसा नहीं होता। आपकी कंपनी, अगर कंपनीज के बारे में आप पढ़े ना, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएँ, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के आए कि वो किस तरह की कंपनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे बेसिकली फॉर्मल सेटिंग होती है। फॉर्मल सेटिंग का मतलब होता है ड्रेस पैंट और शर्ट इन, ठीक है, और मोस्टली लोग टाई भी लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर रहा होता है। तो अगर इस तरह की कंपनीज में आपका इंटरव्यू है तो आप अगर हो सके तो आप शर्ट इन टक करके जाएँ और ड्रेस पैंट के साथ जाएँ, फॉर्मल होके जाएँ, ठीक है। और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उसके अंदर स्मार्ट कैजुअल चल रहा होता है, तो उसके अंदर आप जीन्स वगैरह भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप लोग पहने, ठीक है, वो हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन उसको फॉलो करें कि ये फटा मना हो कहीं से कुछ, या फिर बटन लगे हुए टूटा हुआ बटन ना हो, इस तरह का। और इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपकी जो शर्ट वर्ट फटी हुई कहीं पे बटन टूटा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जूते आपकी पॉलिश होनी चाहिए, कपड़े के जूते हैं तो वो साफ़ होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके ना, जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाएँ, सबके पास पैंट शर्ट तो पहनते ही होंगे सारे, तो जब भी जाएँ, और शादियों में भी जाते होंगे तो, ठीक है। तो अगर हो सके जैसे ड्रेस पैंट वगैरह पहनते हैं ना वलीमे में, अगर हो सके तो आप लोग ड्रेस पैंट लाजमी पहने, ड्रेस पैंट और प्रॉपर शर्ट, ठीक है। वाइट शर्ट तो होगी ही सबके पास, ठीक है, वाइट कलर, एक वाइट शर्ट बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है, ठीक है। ठीक है, ड्रेसिंग के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जो भी पहने आपके पास वो प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड है वो उसको एक मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, और जब इंटरव्यू ख़त्म करेंगे ना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या गलती है इन्होंने की। सही, अच्छा 10 मिनट्स है वैसे। ये जो कंपनीज में 1 घंटे का भी इंटरव्यूज होते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं आज? मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ इंटीग्रल टेक्नोलॉजीज में। अच्छा, तो आप अभी जॉब करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आपकी एजुकेशन या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं। मैंने बेसिकली मैट्रिकुलेशन पास की और अभी इंटरमीडिएट में हूँ, सेकेंड ईयर में। और यहाँ सैलानी से फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करता हूँ। सही, अच्छा, ठीक है। तो अभी हम, ये आपका टेक्निकल राउंड है, तो हम यहाँ पे अभी हम आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड है, तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट का कोई कोड दूँ, ठीक है, तो आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, और वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, अंदर जो भी प्रोसेसिंग है, इस पूरी जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, वो आप हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली एक कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले उस सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप चाह रहे हैं और किस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको console.log एक जावास्क्रिप्ट कोड दिया है, ठीक है। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इसको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस प्रोसेस के अंदर मतलब कैसे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी इसके अंदर, जो भी आपको नॉलेज है वो। बेसिकली मेरे को एक चीज़ चाहिए और उसके अंदर एक कोड एडिटर चाहिए, और इस कोड एडिटर के अंदर सबसे पहले HTML की फाइल बनेगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम करना चाहें, मतलब डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना के हम कर सकते हैं। तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए होगी जिसके अंदर हम वो सारा फाइल एग्जीक्यूट करेंगे। सही, तो इसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी आपने,
उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? एक जैसे अगर मैंने एक फाइल बना दी script.js के नाम के फाइल, और इसके अंदर मैंने आपने जो कोड दिया console.log, आपने जो भी करना चाहा वहाँ कर सकते हैं। फाइल बना के उसमें मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आगे क्या करूँगा कि ये एग्जीक्यूट हो जाए? क्या क्या चीज़ें की चाहिए होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी कि इस कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकें? अगर हम VS कोड में बात करें तो VS कोड में एक बिल्ट इन फीचर होता है, F5 प्रेस करके वो VS कोड तो टेक्स्ट एडिटर होता है ना ऊपर, ये मैं आपको नोटपैड का मैंने कोड दिया, तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो उसको सबसे पहले तो हमें index.html की फाइल के अंदर की रैप करना पड़ेगा। यानी अगर जावास्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आपको HTML की भी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, Node.js पढ़ी आपने? उसमें तो HTML नहीं चाहिए थी। भाई Node.js भी हम कर सकते हैं। Node.js वही नोटपैड में मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन यह है कि VS कोड के अंदर नोटपैड और VS कोड में क्या फर्क है? VS कोड बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, और नोटपैड जो है प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं होता। मतलब उसके अंदर ऐसा जितनी कोई मैंने वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। अच्छा, वैसे दोनों टेक्स्ट एडिटर हैं, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज होता है। VS कोड में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है इस वजह से। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने नोट बैकएंड पे नोट जहाँ पे HTML या ब्राउजर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो होता ही नहीं, तो आप फिर उसको जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? नोटपैड में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे हमने एक script.js के नाम से एक फाइल बनाई नोटपैड के अंदर, और नोटपैड के अंदर मैंने जब वो फाइल बनाई तो आपने कहा कंसोल करना है, तो console.log लगा दिया उसके अंदर, और फिर टर्मिनल के थ्रू उसको नोडमॉन की तरह नोडमॉन से या किसी भी चीज़ से हम उसको खोल के console.log देख सकते हैं। सही, तो इसमें HTML की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HTML की अगर बैकएंड के थ्रू करें तो डायरेक्ट एक नोटपैड की एक फाइल बनाई इसके अंदर console.log, और फिर टर्मिनल से उसको खोल के नोडमॉन की तरफ और console.log आ जाता है। सही। अच्छा, ये नोट क्या चीज़ है? नोट बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जिससे हम बैकएंड के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक बैकएंड तैयार कर सकते हैं एक वेबसाइट के लिए। एक वेबसाइट के लिए बैकएंड तैयार कर सकते हैं। तो नोट का आपने बताया कि ये एक इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट। ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है और ये रन टाइम क्या होता है? रन टाइम इन्वायरमेंट बेसिकली जैसे अगर जावास्क्रिप्ट की दो तरीके से इन्वायरमेंट होते हैं, और रन टाइम इन्वायरमेंट बैकएंड के लिए ज़्यादा यूज होता है। बैकएंड के लिए यूज होता है, आपको सर्वर लिखने के लिए तो होता ही यूज, लेकिन ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? अच्छा, आप रिएक्ट रन करते हो, हमने सी में लिखा हुआ रिएक्ट किया आपको अभी, ये तो रिएक्ट किया है। React.js एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसकी मदद से हम डायनामिक जो वेबसाइट है वो क्रिएट करते हैं। सही, तो इसमें भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, लेकिन ये तो नोड पे नहीं होती। Node.js पे तो नहीं होती है, वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो Node.js अलग है। मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो फ्रंट एंड पे भी कहीं पे होगा? नहीं होती, तो जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होती है फ्रंट एंड पे? React.js तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना, जावास्क्रिप्ट पे होगी एग्जीक्यूट। के बारे में अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में बताएं। क्या पता है? जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक क्या चीज़? जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना कॉल स्टैक क्या है तो वो शेयर कर। कॉल स्टैक एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर हम एक कोड है हमारे पास, तो उसके अंदर हमने 3 console.log लगाए, और एक console.log सेट टाइम आउट के अंदर लगाया कि वो इतनी देर बाद चलेगा। सही है, तो वो जो चीज़ होगी, जैसे अगर हमने सेट टाइम आउट में वो चीज़ लगाई है कि दूसरा कंसोल सेट टाइम आउट में चलेगा, वो 2 सेकंड बाद चलेगा, तो पहले वो बाय लाइन चलना शुरू हो जाएगा। वो जो दूसरा जो कंसोल होगा जो सेट टाइम आउट में होगा वो कॉल स्टैक में चले जाएगा। कॉल स्टैक क्या है? आर यू श्योर? वैसे कॉल स्टैक है क्या? डेटा स्ट्रक्चर है शायद ये। डेटा स्ट्रक्चर इसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, स्टैक है बेसिकली। जैसे ब्रेड की जो तैयारी होती है ना, स्टैक बना हुआ था उसमें, तो उसमें जो पहले जाता है ना, सबसे पहले पहला पीस जो जाता है वो सबसे लास्ट में करता है।
मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं करेगा। ठीक, अच्छा ये जो आप कह रहे हैं सेट टाइम आउट में जाता है, सेट टाइम आउट क्या बोला था आपने? सेट टाइम आउट में अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूँ उसको सेट टाइम आउट के अंदर डालूँ तो फिर वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि वो उसको कहीं रखेगा भी, तो वो कहीं से लेकर भी तो आएगा कोई, जिसमें जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सवाल से जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो पूरे प्रोसेस के हवाले से। ये है कि वो जो जब 2 सेकंड बाद जब वो चलेगा ना तो वो क्यूए में चले जाएगा। जावास्क्रिप्ट जो है ना उसको एक मतलब वो लाइन बाय लाइन चलता हुआ चले जाएगा, और फिर जब उसका टाइम आ जाएगा एग्जीक्यूट करने का तो उस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो तो आगे टाइम एग्जीक्यूट करता है, वो तो आगे निकल जाएगा। वो एग्जीक्यूट करते हुए फिर जब वो वापसी आएगा ना, मतलब उसका एक टाइम होता है, वापसी भी आएगा, मतलब वापसी भी आएगा, एग्जीक्यूट करते हुए चला गया वापसी आएगा। तो फंक्शन हमने लाइन बाय लाइन लिखा होगा वो वापसी भी आएगा। जावास्क्रिप्ट वैसे लाइन चलती है, लेकिन अगर हम एसिंग अवेट लगाए या सेट टाइम आउट लगाए। एसिंग अवेट क्या होता है? एसिंग अवेट होता है पैचिंग के दरमियान जो, जैसे अगर आप एपीआई कॉल कोई कॉल कर रहे हैं, सही है, तो हमें नहीं पता कि वो एपीआई कॉल होने में कितनी देर लगेगी, वो कितनी देर में डेटा लेके आएगा। तो मतलब उसमें एक लोड पढ़ने के बचने के लिए बचने के लिए हम ऐसे मतलब जैसे कोड को बार लाइन बाय लाइन चल रहा है, सही है, तो वो कोड को वो बीच में स्किप कर देगा और वो फैच करना शुरू कर देगा, आगे वाला कोड चलना शुरू कर देगा। जब वो एपीआई से कॉल वापस आ जाएगी तो फिर वो उसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है, आपको क्या लगता है इस नेचर के हवाले से? जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस, तो ये एसिंक्रोनस भी होती है? तो एसिंक्रोनस भी होती है जब आप फंक्शन के अंदर उसको ऐड करें। फॉर एग्जांपल जैसा अगर मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, सही है, और मैं चाह रहा हूँ एक एपीआई है जो अब पता नहीं है मुझे कि कितनी देर में डेटा मेरे को ला के देगी, वो मेरे इंटरनेट पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे एपीआई से कॉल लेनी है और वो एपीआई से कॉल लेने के बाद उसको डेटा को प्रिंट करना है। सही। अच्छा, ये जो सेट टाइम आउट आपने बताया ये एसिंक्रोनस नेचर है या सिंक्रोनस नेचर? एसिंक्रोनस, क्यों? क्योंकि ये एक टाइमर के बाद चली है, तो वो जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट मेथड ये मतलब वो प्रॉपर्टी है कि वो एसिंक्रोनस है। ठीक है, अब हमारे नासिर इसका जो है 5 मिनट में आपको छोटा सा फीडबैक देंगे, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए ये इंटरव्यू अच्छा रहा काफ़ी, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बोला ना कि कोर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के फंडामेंटल्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल कोई भी कंपनी, अगर आपको रिएक्ट आती है लेकिन कंपनी को एंगुलर की नीड है, सही है, तो अगर आपके कोर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ना तो वो आपको कभी हायर नहीं करेगी। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो वो आपको हायर करेगी और आपको एक हफ्ते में एंगुलर में हैंड्स ऑन करा देगी, ठीक है। मैं भी जब हमारा बैच 4.1 2016-17 जब हम लोगों ने किया तो रिएक्ट ही किया, ठीक है। लेकिन अभी मैं जिस कंपनी में उसमें एंगुलर के लिए उन्होंने मुझे बात की, जो पूरा फुल स्टैक है उसके अंदर फ्रंट एंड पे मेन एंगुलर ही है, तो वही है कि हफ्ता 10 दिन में मैं हैंड्स ऑन हो गया, मेरा बाकी सारी चीज़ों को नोट कर दी, ठीक है। लेकिन था क्या मैं तो चीज़ क्या थी जिस वजह से उन्होंने मुझे हायर कर लिया सीनियर पोजीशन पर, हालांकि मुझे एंगुलर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। वो ये चीज़ ये थी कि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस इंटरव्यू के अंदर मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की जो कुछ चीज़ें हैं उसको टच किया, ठीक है। अब जो इंटरव्यूज होंगे उसके अंदर में रिएक्ट की तरफ भी आएंगे, बैकिंग की चीज़ें भी आएंगी और भी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको बताया ना यार, फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं कि कोई चीज़ सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, या बोल रहे हैं आपके सेट टाइम आउट जो है वो अलग तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है।
कि एसिंक्रोनस जो बाद में अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो भाई वो कैसे कर रहा है, ये चीज़ें हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए माइंड को, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि मैंने सिर्फ पहला सवाल किया, उसके बाद फिर जितने भी मैंने इनसे सवाल किए वो एक तरह से डिस्कशन टाइप में चले कि जो भी इस जवाब दे रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, जो भी हम लोगों के जवाब होते हैं, जो भी जवाब होते हैं उसी पर ही काउंटर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरव्यू करते हैं। अपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड से रिजेक्टेड तब क्या रहेगा? ये रिजल्ट में आपको अच्छा अभी बताओ जी। ये अगर कोई इंटर्नशिप के लिए हायरिंग हो रही है ना, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक। काफ़ी सारी नॉलेज है जो फंडामेंटल्स की होती है, लेकिन अगर एसोसिएट डेव के लिए, क्योंकि यार इंटर्नशिप आप लोगों का बहुत अच्छा हैंड्स ऑन है, तो इंटर्नशिप की मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़रूरत है, सही है। आप लोग डायरेक्ट एसोसिएट डेव के लिए भी हायर हो सकते हैं, ठीक है। एसोसिएट डेव का मतलब होता है कि आपको काम आता है, हैंड्स ऑन आता है, ये कि कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं, सर्वर कॉल्स कैसे बनती हैं, पैकेट कैसे लिखते हैं, उसको पूरा आपको आता है। तो इंटर्नशिप की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। अगर ये इंटर्नशिप के लिए था तो एक्सेप्टेबल है, अगर ये एसोसिएट डेव के लिए था तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा फिलहाल भी देखिए, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इंटरव्यू का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दें कि ये इंटरव्यू किस जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए है या फुल, ताकि अच्छा हमारे ये बच्चे ना अभी फ्रेश हैं, तो मोस्टली मैं चाहूँगा कि फ्रेशर के लिए। अच्छा, इंटरव्यू जो है ना वो फ्रेशर के लिए ही है देखा जाए तो, लेकिन फ्रेशर को ये तो पता होना चाहिए ना कि वो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। सही तो है फ्रेशी के लिए, और क्वेश्चन भी फ्रेशी के लिए है, बट एज इंटरव्यू में आपको बताया गया और वर्कशॉप में बताया गया कि इंटरव्यू के लिए आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना लाजमी है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स जो हमने मर्ज स्टैक पूरा पढ़ा है और उसमें बिलखुसूस जावास्क्रिप्ट और इस तरह की चीजें हैं, तो उस हवाले से हम जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, तो इस हवाले से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नजर आएगा और रियल टाइम आपको फील होगा कि नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। आपका नाम क्या? क्या करते हैं आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर मैं सैलानी में कोर्स कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की, उसमें रिएक्ट जेएस पढ़ा है, नेक्स्ट जेएस पढ़ा है, नोट जेएस पढ़ा है, एक्सप्रेस जेएस पढ़ा है, मोंगोडीबी पढ़ा है, तो ये पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। और आपने सीवी मेल की है? मैंने की थी सर, लेकिन पता नहीं अभी तक सेंड नहीं हुई, पता नहीं क्या इशू है, 2 बार सेंड किया। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेशन के बारे में बताएं। सर बैचलर अभी चल रहा है बीएस कंप्यूटर साइंस में, अभी 5th सेमेस्टर है। यूनिवर्सिटी? जी सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो मैं बताया ना अपने बारे में, ये 1 गो में होना चाहिए जी, 1 गो में होना चाहिए। मैं बता रहा था जैसे अभी हो गया, लेकिन ये ठीक है। अच्छा, तो ये आपका टेक्निकल इंटरव्यू आपका नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जावास्क्रिप्ट की जो चीज़ें तो हो गई ना, अब मैं उससे थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। जी सर। कैसे वर्क करता है पूरी, जो भी इसमें आपके पास जितनी भी नॉलेज है होस्टिंग से रिलेटेड, वो आप हमारे साथ शेयर करें। सर इसमें ये होता है कि फंक्शन और जो वेरिएबल्स होते हैं ये सबसे टॉप पे चले जाते हैं, मतलब बैक में ये काम होता है कि सबसे टॉप पे चले जाते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की डिक्लेरेशन। उसमें जो मतलब अभी जैसे अभी ये आर से मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल कोई, और वो मैंने 3rd लाइन पे डिक्लेयर किया है, और उसके बाद इनिशियल मैंने उसको 1 लाइन पे किया है, 1st लाइन पे, तो उसको अगर कंसोल लॉग में करूँगा 4th लाइन पे तो उसमें वैल्यू शो हो जाएगी, क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं ये इसकी डिक्लेरेशन ऊपर चली जाती है। सबसे टॉप है सर। तो फंक्शन का भी ऐसे ही होता है, फंक्शन अगर मैंने 5th लाइन पे डिक्लेयर किया है, फंक्शन क्रिएट किया है, उसको अगर मैं पहले मतलब कहीं भी इसको मैं कॉल करूँ तो ये बैक इसका सबसे टॉप पे चले जाती है, इसकी डिक्लेरेशन कॉलिंग जो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंक्शन बनाऊँ कॉन्स्ट
एरो मेथड बनाऊँ जिसके अंदर एक आर्गुमेंट एक पैरामीटर डिफाइन करूँ और उसको उसी को रिटर्न करूँ, ठीक है, और उसको मैं उससे पहली लाइन पे कॉल कर लूँ, तो ये होगा कॉल? नो सर, ये नहीं होगा सर। ये एरो फंक्शन ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ अगर एरो फंक्शन कीवर्ड से अगर हम डिक्लेयर करते हैं तब वो काम करता है। एरो फंक्शन में ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये तो पता है, सबको ही पता होगा करता है, नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता ये बता। सर ये 6 में सर ये फंक्शनलिटीज आई है। ये 6 क्या है सर? ये 6 ये जावास्क्रिप्ट के सर वर्जन समझ रहे एक किस्म के कि पिछला वर्जन ये 5 था और ये न्यू वर्जन आए, तो उसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं कि प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकता है उसको। और कुछ ये 6 के बारे में? ये सर उसमें लैग किया है, कॉन्स्ट किया है सर। लैग और कॉन्स्ट क्या होता है? सर लैग जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है। कॉन्स्ट ये होता है कि कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर एक बार डिक्लेयर और इनिशियल कर दी तो वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। लैग की कर सकते हैं। अभी जैसे लैग को हमने एक कंडीशन में यूज़ किया और उसको अगर हम एक कंडीशन जैसे वो ब्लॉक है तो उसके बाहर अगर हम उसको कंसोल लॉग करते हैं तो वो एरर देगा कि ये डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, एरर क्या देगा? सर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, किस टाइप का होगा ये? रेफरेंस है। रेफरेंस एरर क्यों होगा? सर इससे पहले आप उसको एक्सेस करें तो ऐसा नहीं होता कि ये तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ, इट्स नॉट डिफाइंड या इस तरह के रेफरेंस एरर क्यों होता है? सर उसका रेफरेंस नहीं है ना कि उसे रेफर करे तो रेफरेंस क्या होता है? सर ये किसी वेरिएबल को रेफर किया हो कि ये इससे ताल्लुक रखता है ऐसा। अच्छा, ये जो एरे और ऑब्जेक्ट होता है, जी सर। और कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं जिसमें नंबर्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह पड़े होते हैं, और एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और एरे होते हैं, इनमें भी क्या फर्क होता है? सर वो होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स जो जैसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यूज़ है, सिंपल के बुलियन और स्ट्रिंग और ये वाली वैल्यूज़ अगर है, ये वाली टाइप्स है प्रिमिटिव टाइप, उसमें सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है। उसमें अगर उस वेरिएबल को अगर मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करूँ तो उसकी वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगी, उसका रेफरेंस या उसका एड्रेस उसमें सेव नहीं होता। और उसको अभी जैसे दूसरी वेरिएबल में मैंने उसको डिक्लेयर किया, इनिशियल किया, तो उसकी अगर वैल्यू में चेंज करता हूँ तो पहली वाली वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ऑब्जेक्ट और एरे में ये होता है कि अगर वो मैंने किसी और वेरिएबल में डिक्लेयर किया और उसकी तो पहले वाली की वैल्यू मैं अगर चेंज करता हूँ तो दूसरे वाले के अंदर अगर मैंने डिक्लेयर किया है तो असल में उसका एड्रेस उसमें सेव होता है दूसरे वाले वेरिएबल में, तो इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। जी सर। ये पता है कुछ बारे में? जी सर। क्या पता? सर जो ऑब्जेक्ट्स और एरेज होते हैं वो बाय रेफरेंस ही होते हैं और जो प्रिमिटिव टाइप्स वाले होते हैं सर वो बाय वैल्यू रेफरेंस होते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि रेफरेंस यूज ना करो, तो इसको कैसे करें? मतलब मैं कॉपी लेने जा रहा हूँ, कॉपी किसी को भी सर जैसे primitive types वाले एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एक एरे रखा है, चाहिए। अब उसके अंदर तो एरे रखा जी ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने वही एरे रखना है, लेकिन जब मैं उस सेकंड वेरिएबल को अपडेट करना तो पहले वाले को अपडेट करना। अच्छा, वो अपडेट ना हो तो सर उसका ये तरीका है कि जैसे दूसरी वेरिएबल है इक्वल के बाद सर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे और वो स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? सर स्प्रेड ऑपरेटर जितने भी उसके उस पहली वाली वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी उसमें आ जाती है, तो दूसरे वाली वेरिएबल में से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है बुक, उसके ऊपर वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर एक की है एरे, उसके ऊपर एक एरर रखा हुआ, ठीक है। अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर से ये कॉपी लेता हूँ तो ये जो अंदर रखा हुआ एरे है ये भी कॉपी होगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जो एरर रखा हुआ है। जी सर। ये भी कॉपी होगा ये यहाँ सारा होगा सर। से। तो एक शैलो कॉपी और डीप कॉपी का फर्क पता है? नो सर, ये नहीं पता। यही है उसमें। इसके अंदर ये होता है कि जब आप स्प्रेड ऑपरेटर से कोई भी एक्स करते हैं, कॉपी लेते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट सिबलिंग्स जो हैं
जी वो कॉपी हो जाता है, उनका रेफरेंस खत्म होता है, वही कॉपी बन के मिल जाता है। लेकिन जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके लिए आपको डीप कॉपी लेनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, डीप कॉपी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये नहीं पढ़ा था सर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पढ़ा हो वो वही उसी से रिलेटेड आप कुछ यूज़ करें, तो चल ये बाद में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और अगर कोई एसोसिएट डेव कोई पोजीशन ओपनिंग है तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन इसके पास में काफ़ी सारी चीज़ें जो उनको पता है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, या तो सही, ठीक है, या तो कुछ पॉइंट्स मिसिंग। देखिए इंटरव्यू के अंदर ना एक चीज़ याद रखें हमेशा, जैसे आपको अगर पता है ना कि कॉपी ले रहे हैं, एक किसी भी रेफरेंसेस की कॉपी लेनी है, तो आपको उसके साथ जो एसोसिएट कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर होने चाहिए। लाइक डीप कॉपी कैसे लेते हैं, शैलो कॉपी कैसे लेते हैं, और नॉर्मल कॉपी का नॉर्मल जो रेफरेंस असाइनमेंट होती है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। सही, और जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें हम रिएक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपका नाम क्या? अच्छा, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ना एक बात मैं बताता हूँ, इंटरव्यूज़ में ये इनिशियल जब लेवल पर होते हैं ना, मेरे टाइम पे ये हेजिटेशन होती है, सबको ही होती है। ठीक है, उस हेजिटेशन का ना एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपके पास ना नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने कोई बड़े से बड़ा आ जाए ना, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो। इवन आप जो है ना इंटरव्यूज में जो आप जो इंटरव्यू ले रहा होता है, आप उसको भी उसकी जो अगर उसने वो गलती कर दी तो आप वो पकड़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप ऊपर से आते हो ना, मतलब नॉलेज के साथ लेकिन ऊपर से आओ, तो फिर जो है ना ये आपको किसी भी किस्म की हेजिटेशन नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट में जो मेरे 2-3 इंटरव्यूज हुए थे उसमें भी मैं बहुत हेजिटेट होता था, तो सबके साथ ही होता होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशर है। मैं मेरा नाम अशर है। मैं SMIT से वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, और जो है बाकी करंटली मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ अपना कंप्यूटर साइंस में। सही, तो आपका ये टेक्निकल इंटरव्यू है। अच्छा, रिएक्ट से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपकी नज़र में रिएक्ट ही क्यों आपने चूज़ किया फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए? मॉडर्न है, ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए। नहीं ज़्यादा ही। अच्छा, इसके रिएक्ट के जो मेन फीचर्स हैं वो आप मुझे बताएं। एक मेन फीचर है रिएक्ट का जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो मेन फीचर नहीं। अच्छा, इसका मेन फीचर एक तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसमें जो रिएक्ट में हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है एक उसमें कंटेंट चेंज होता है, कंटेंट भी सब में चेंज होता है, और सब भी सिंगल पेज एप्लीकेशन और भी फ्रेमवर्क्स हैं जो प्रोवाइड करता है। लेकिन रिएक्ट की सबसे मेन फीचर है जिसकी वजह से वो मार्केट में भी टॉप पे चल रहा है, टॉप 3 में है। आपकी नज़र में क्या आना, आपने रिएक्ट पे इतना काम किया है, ये सीखी डॉम का आइडिया, डॉम वर्चुअल डॉम। अच्छा, रिएक्ट वर्चुअल डॉम जैसे इसमें ये होता है, जैसे हमारा कोई भी चेंज जो होता है ना, उसमें वो एक वर्चुअल डॉम होता है, जैसे कोई भी चेंज हम रिफ्लेक्ट उसमें करते हैं, जो वो कर देता है उसको।
पहले अगर उसको वो कर देता अच्छा चलो जो वो कर देता है तो उसका वो पता है कि आपको वो कैसे करता है नहीं जो भी मैनिपुलेशन सही है जो भी मैनिपुलेशन कर रहा होता है रियल और विजुअल क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर स्टेट में या फिर प्रॉप्स में अगर कोई चेंज आ रहा है ठीक है तो वो वर्चुअल डॉम से होता हुआ रियल डॉम में कैसे इंजेक्ट होती है कैसे अपडेट होता है इस पूरी जर्नी में जो भी है ना नॉलेज वो आप स्टेट ऑफ प्रॉप में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर क्या बिहेवियर है कंपोनेंट्स का यानी अच्छे से ये है कि बार बार पेज को रिलोड नहीं करता ये एक स्पेशल याद आ गई है कि जो फीचर है इसमें कि जो चेंज आता है तो उसी चीज़ को रेंडर करता है दोबारा सारी चीज़ों को दोबारा रिलोड नहीं करता मतलब पूरा पेज को पूरा एक नया डॉम नहीं बनाता जहाँ चेंज आता उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है स्टेट और प्रॉप्स में क्या फर्क है स्टेट जैसा स्टेट तो जो है एक उसमें ही रहेगी एक पेज पे ना एक कंपोनेंट के अंदर प्रॉप में हम किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में डेटा सेंड कर सकते हैं उसको रेंडर कर सकते हैं गेम में जो लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल जब ड्रॉप स्टेज होता है तो लाइफ साइकिल इवेंट्स कौन से हिट होते हैं अच्छा कंप्यूटर में कभी आपने सर्वर कॉल किए सर्वर कॉल वगैरह करते हैं सर्वर कॉल अगर करनी हो रिएक्ट एप्लीकेशन तो कहाँ पे करते हैं वो यूज इफेक्ट में आप सर्वर कॉल कर लेते हैं ठीक है अगर उसका रिस्पॉन्स आने का वेट करते हैं फिर तो अगर रिस्पॉन्स अगर बाद में आया और वो कंपोनेंट ही अनमाउंट हो गया फिर वो तो मेमोरी लीक हो जाएगी सब यूज कर सकते हैं उसको वही एक यूजर ने आपके एक टैब पे गया उसने एक यूजर है एक टैब पे गया अपने यूजर बैंक में सर्वर कॉल लगाई ठीक है अब उसने यूजर ने सेकंड टैब पे चले गया तो पिछले वाला कंपोनेंट अनमाउंट हो गया अब वो है ही तो यूज इफेक्ट का जो एक आने वाला है रिस्पॉन्स वो उसका क्या करेगा वो ऐप का ये आप सबके लिए भी क्वेश्चन है जो हो रहे हैं ना यानी आप सबको इसकी तैयारी करें सही है इसको आता है मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट मिडिलवेयर हम यूज करते हैं आप लोग मिडिलवेयर इसलिए यूज करते हैं जैसे कि कुछ भी चीज़ चेंजिंग करने की जैसे कोई भी जब राउंड हिट हो तो एक तरह से ऐसे एग्जाम्पल समझा जाए कि कोई भी अगर कहीं जा रहा है तो मुझसे मिलते हुए जा अच्छा यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये जो मिडिलवेयर होती है ये सिंक्रोनस नेचर की होती है एसिंक्रोनस नेचर की होती है और सर्वर कॉल भी एसिंक होती है तो क्यों ना सर्वर कॉल जितने भी करें हमें उसमें मिडिलवेयर में करें है ठीक है इसमें आ जाओ अच्छा भी हमारे अब्दुल वासिफ भाई हैं कैसे हैं आप अपने बारे में कुछ बताएं अस्सलामुअलैकुम जैसे कि अब्दुल वासिफ मैंने अभी रिसेंटली सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इसके अलावा मैं सैलानी में मैंने बैच 9 में वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स भी मुकम्मल किया था इसके अलावा मैंने डिफरेंट फॉर्म्स में काम किया है जिसमें जहाँ पर मैंने बहुत सी वेबसाइट जिसमें बैक एंड और फ्रंट एंड प्लस दोनों पर काम किया जहाँ पर तकरीबन 500 ऐसे भी वेबसाइट है जिस पे तकरीबन 10 to 20,000 यूजर्स रोजाना की बुनियाद पर एक्टिव काम करता है फॉर एग्जाम्पल कौन सी एप्लीकेशन थी एक है वेब एक्सवी के नाम से किस चीज़ के लिए यूज क्रिप्टो टाइप की कम्युनिटी है सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में क्या क्या फीचर्स थे उसमें तकरीबन आपकी जो प्रोफाइलिंग हो सकती थी प्रोफाइलिंग के अलावा आपकी शेयर कुछ पोस्ट वगैरह आप डाल सकते थे एज एन क्रिप्टो करेंसी के बारे में था कि अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो वो उसको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके एज एन ब्लॉग टाइप वेबसाइट तो उसके अंदर ऐसा था कि अगर कोई पोस्ट करता था तो आपके पास पेज रिलोड किए वगैरह आ जाता
रियल टाइम। रियल टाइम आ रहा है, तो उस रियल टाइम के लिए आपने क्या यूज़ किया? रियल टाइम के लिए सॉकेट्स वगैरह यूज़ किए थे इससे। सॉकेट्स में नेम स्पेसेस वगैरह यूज़ किए? नेम स्पेसेस, हाँ, नेम स्पेसेस रूम्स वगैरह थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें यूज़। अच्छा, इसमें जो रिएक्ट वगैरह भी था? हाँ, रिएक्ट पे था। रिएक्ट, अच्छा पोस्ट में एक रिएक्ट ऑप्शन भी होता है, रिएक्ट कमेंट शेयर, तो उसके अंदर रिएक्ट्स भी ऐसा था कि रियल टाइम आ जाता? हाँ, रिएक्ट हो गया, कमेंट हो गया, आपको अगर शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपके रियल टाइम पर ही तमाम चीज़ें हो रही। सही, तो इसको मैं अपने सॉकेट यूज़ किया था। और इसके अलावा ये और इसमें क्या क्या फीचर थे? और ऐसे फीचर्स थे कि मैसेजिंग कर सकता है, फिर आपकी जो प्रोफाइलिंग वगैरह है। मैसेजिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया? मैसेजिंग के लिए वही सॉकेट्स वगैरह यूज़ किए थे। यानी पहले हमने मैसेजिंग के लिए इस तरीके से काम किया था कि आप सॉकेट्स वगैरह वो यूज़ करेंगे, यानी पहले वहाँ से वो एक रूम बनाएगा, फिर रूम से फिर एक मैसेज जाएगा, उसी लिए टाइम पर वो मैसेज दूसरे के पास भी आ रहा होगा। इस तरीके से वो मैसेजिंग में और फीचर्स थे, जैसे आपकी इमोजी वगैरह चले जाए, आपका रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी, यानी ठीक है। तो आपने बेसिकली रूम बनाया था, वन ऑन वन चैट के लिए भी रूम बनाया? हाँ, वन ऑन वन चैट के लिए रूम, यानी ये जो रूम आपने बनाया इसको कैसे मैनेज किया? बेसिकली जब आपका यूज़र जैसे ही ऑनलाइन होगा तो सॉकेट पे हिट करेगा और वो एक रूम बना लेगा, यानी एक होगी उसके पास जहाँ पर वो जिसके साथ लिंक करा होगा। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर, यानी तकरीबन सारे यूज़र्स ऑनलाइन है, ठीक है, 3 से 4 यूज़र्स ऑनलाइन है, एक जगह पे एक यूज़र। अब उसने लाइक किया तो अब वो जहाँ जहाँ पर जो बंदा पोस्ट देख रहा है वो उस पूरे रूम पे जाकर एक वो कम्युनिटी सेट हो जाएगी, एक रूम में आ जाएगी। अब जैसे ही वो लाइक करेगा, जो रिसीवर्स आईडी उसके पास आ रही है, जहाँ जहाँ पे उस रूम में जो रिसीवर्स आईडी होंगी तो वहाँ पे वो लाइक जाएगा। मैसेजिंग में भी ऐसी, मैसेजिंग में तो सिर्फ एक रूम बनेगा, 2 बंदों का, एक रिसीवर आईडी होगी और एक सेंडर आईडी होगी। तो जैसे सेंडर आईडी भेजेगा कुछ भी मैसेज वगैरह, तो जैसे ही उसको जो जावास्क्रिप्ट वगैरह नोट जो है उसको पता चलेगा कि भाई ये रिसीवर आईडी यहाँ पे टिक करके मैसेज मैंने पहुँचाना, तो वहाँ से वो रूम से उठाएगा मैसेज और वहाँ पे भेजेगा। लेकिन ये कब होगा? जब यूज़र ऑनलाइन होगा, रियल टाइम पे। अब उसको देखा, अगर यूज़र ऑफलाइन हो तो? यूज़र ऑफलाइन हुआ तो फिर वो रिसीवर आईडी में तो नहीं होगा, लेकिन जब वो ऑनलाइन हो जाएगा तो उसको उस वक्त मैसेज दिखेंगे जब वो रूम में आएगा, क्योंकि उसमें सॉकेट आईडी हाँ, सॉकेट आईडी में रूम्स वगैरह भी यूज़ किया। तो ये इसमें ग्रुप वाली जो होती है रूम, ग्रुप चैट्स नहीं, उस पर नहीं काम किया, वन ऑन चैट्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर? और आई थिंक अच्छा, इसके अंदर फाइल शेयर होती? फाइल शेयर नहीं होती उसको यार। अगर इसके अंदर आपको फाइल भी शेयर करनी है तो कैसे करें? फाइल अगर शेयर करनी हो तो फिर उसके लिए पहले तो आपने जब फाइल, यानी हम इमेज के लिए जो काम करते थे वही तकरीबन फाइल के लिए भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट, जैसे हमारे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि जो आपकी पिक्चर्स हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में ना दें। जैसे मिसाल के तौर पर थर्ड पार्टी स्टोरेज जैसे क्लाउड में भी होगी और भी स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर ना जाए, हमारे सर्वर पर भी आके रेंडर हो। तो हमने इसी तरीके किया था कि उसी के साथ जैसी इमेज जाती थी, इमेज वगैरह अपलोड करता था तो सर्वर था, उसके सर्वर पर ही इमेज का एक स्टोरेज बना, वहीं पर ही जाके वो स्टोर हो गया। तो फाइल के लिए भी हमारा यही होगा कि हमने जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो 2 से 3 फाइल्स होती है, एक एक्सेल की हो या PDF की हो, या फिर डिपेंड करता है वो किसी भी तरीके की फाइल। तो फाइल के लिए क्या यूज़ किया आपने अपलोड के लिए? फाइल फ्रंट एंड से अपलोड करने के लिए बैक एंड पे क्या? फाइल अपलोड करने के लिए एक लाइब्रेरी में रहेंगे, वो ड्रॉप जोन है, हाँ, ड्रॉप जोन वगैरह से वो ड्रॉप करता और फिर वो फाइल का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता, फिर उसको हम एज एन API से हिट करवाते और बैक एंड पे भेज देते। बैक एंड पे कैसे चले जाता है? तो वो तो ड्रॉप जोन को सिर्फ एक फ्रंट एंड पे भेजे और फिर वो जो पूरा उसका फाइल का वो जो .50 करके उसकी फाइल का जो पूरा पार्ट्स वगैरह था, वो तमाम चीज़ें थी, वो पूरे का पूरा पार्ट जो है हमने वहाँ पर भेज दिया, वो उसके सर्वर पर जाकर सेव हो गया। ठीक है। और उसका एक जो लोकल URL है, वो अगर लोकल फाइल पर है, लोकल होस्ट पे चल रहा है तो उसका लोकल होस्ट वाला वो हो जाएगा उसका URL। अदरवाइज अगर वो किसी सर्वर पर अपलोड हो रहा है तो फिर सर्वर पर उसका ठीक है, सही है। और इसका वर्कशॉप, अच्छा, इससे पहले वाले का जो फीडबैक है वो ये था कि
एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंटर्नशिप के लिए भी कोई जॉब पोस्ट है ना, तो उसके लिए भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें चल रही है ना, देखें एक मैकेनिक भी होता है और एक होता है इंजीनियर, ठीक है। जो मैकेनिक होता है ना, वो उसको आती है चीज़ें सही करनी, ठीक है, लेकिन उसको अंडर द हुड चीज़ों का नहीं पता होता कि कैसे एक्चुअल चल कैसे रही है सही। जैसे आप लोग पूरा कोर्स हो गया, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, कौन को पहले एक्सेस करेंगे तो ये मसला हो सकता है, बाद में एक्सेस करेंगे ये मसला हो सकता है, ब्लॉक से बाहर जाएंगे तो ये मसला हो सकता है, पता होता है ये सबको, ठीक है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन असल में ऐसा होता क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो देख के जो कोर कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, मेन फीचर डॉम वगैरह के, विजुअल डॉम के, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कॉल करनी है, कहाँ नहीं करनी है, और अगर यूज इफेक्ट, लाइफ साइकिल मेथड वगैरह ये सब कैसे चल रहा है, ये सब भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो पिछले वाले थे वो रिजेक्ट समझूंगा मैं, ठीक है, इंटर्नशिप लेवल पर भी, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर मैं बात करूँ जो अभी जिनका भी इंटरव्यू दिया, क्या नाम था, वासिफ यहाँ, ये अगर कोई किसी कंपनी के अंदर अगर कोई एसोसिएट ड्राइव की पोजीशन है, ठीक है, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। और इन्होंने जो असल में मैंने इस इंटरव्यू में क्या किया, इंटरव्यू में अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक। अब इस इंटरव्यू में क्या किया, मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, मैंने इनसे इनिशियली मैंने इनसे पूछा आपने किसी एप्लीकेशन पर काम किया, तो उसी से रिलेटेड जो है ना बैक टू बैक क्वेश्चन करना चाहिए, और इससे ही अंदाज़ा हो जाता है, जजमेंट हो जाती है कि किसको कितना आता है, ठीक है। आज की वर्कशॉप का मैं मैसेज देना चाहूँगा लास्ट। अच्छा, आज की वर्कशॉप का मैसेज देखें, ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि यार मैंने आपको एक बार पहले भी बोली ना कि यार ऑनेस्ट रहें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ना, कोई मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है, सीख लेंगे। एक टाइम पे मुझे भी नहीं आता था कोई, लेकिन ये कि बार बार प्रैक्टिस करके एक पैटर्न मेरे जहन में बैठ गया, ठीक है। अब अगर कहीं पे मेरा इंटरव्यू होता है तो यार पैटर्न मेरे जहन में गया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए भी, तो यार आप लोग भी कोशिश करना कि जितना हो सके इंटरव्यूज़ देना, ठीक है। हेजिटेशन होती है और मेरे टाइम पे भी थी, आपको भी होती होगी, लेकिन हेजिटेशन कैसे रिमूव करनी है मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए, ठीक है। तो एक मेरी ज़िंदगी में भी मेरे जो कैरियर है, जो भी है 5-6 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो इसमें भी ये था कि तकरीबन 3 साल पहले की बात है, तो मैं इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, क्योंकि लेकिन मैं गलत कंपनी में पहुँच गया, जो इस वगैरह हुए, मैं गलत कंपनी में पहुँच गया। पहले दूसरे दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार ये कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं, यहाँ से निकलना है कौन। वहाँ पर पहुँचने के बाद निकलते मुझे 8-9 महीने लग गए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि यार जितना हो सके ना मुझे नॉलेज गेन करनी है, जो भी मुझे आता है। उसके बाद असल में मैंने पढ़ना शुरू किया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको रिसोर्सेज से शेयर कर दी हैं, ये मैंने पढ़े। इसके अलावा अंडर द हुड कैसे चल रही है चीज़ें, फ्रंट एंड बैक एंड, अपनी फील्ड से रिलेटेड मैंने कोशिश की कि जितना हो सके ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ। तो फिर इंटरव्यूज़ दिए मैंने, और फिर इसके बाद मैंने ये भी कोशिश किया है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दूँ, ठीक है। कि जब हमारे पहले दूसरे तीसरे इंटरव्यूज़ होते हैं तो हम थोड़े से हेजिटेट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि यार हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम हो रही होती, तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो हमें वो फियर होता है, और ये नॉर्मल है, हेजिटेशन होती है सबको, ठीक है, मुझे भी। तो फिर हुआ ये कि बस मैंने नॉलेज गेन करी, और उसके अलावा ये इंटरव्यूज से नहीं भागा मैं, इंटरव्यूज़ मैंने दिए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी दिए। तो अब ये है कि उसका एक पैटर्न बन गया है पूरा कि इंटरव्यूज़ में क्या होता है, कैसे होता है, और इवन के टेक्निकली भी क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, तो ये हुआ कि टेक्निकली जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अब आप लोगों को एक साइकी बताऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त का आपस में कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, किसी से भी लड़ाई, तो शायद उस वक्त उसको बात करते हुए ना बहुत सारे पॉइंट्स जहन में नहीं आते, लेकिन जब वो घर चले जाता है ना, पूरी रात उसको वो पॉइंट्स आते रहेंगे, ये बोल देता मैं, वो बोल देता ना, ये बोला था मैं, ये चीज़ याद दिलाया। तो ये बिल्कुल इंटरव्यूज़ में भी ऐसे ही होता है। इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा होस्टिंग का, अब पहले इंटरव्यूज़ में तो मुझे पता ही नहीं कि होस्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन जब वो पूरे रात भर वो घूमता रहा ना जहन में, तो 3 से 4 पॉइंट्स मेरे जहन में मैप होगा
अब कोई भी होस्टिंग होता है ना तो सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूज में हम उसको कोई सिखा नहीं रहे, सामने वाले को आता है, ठीक है, तो हम सिर्फ उसको की पॉइंट्स बता रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता इसमें कि मैं उसको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। हाँ अगर वो पूछ रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन एक ये क्या होस्टिंग है, उसके 2 लाइन्स का एक पहले 2 लाइन्स का जो की कॉन्सेप्ट वो मेरे जहन में बैठ गया, ठीक है। इस तरीके से इंटरव्यूज हम क्या कर सकते हैं कि हम जो भी पढ़ें उसका एक समरी, उसके एक बुलेट पॉइंट बना के अपने जहन में सेव कर देते, ठीक। अच्छा भाई, उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सही है, अभी आपकी फीडबैक लिंक हम ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, सही है, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और आप क्या कहते हैं कि इस तरह कोई अलग अलग रखी जाए, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन हो, एक हो 1.5 घंटे का सेशन सिर्फ जावास्क्रिप्ट, और एक में सिर्फ रिएक्ट और एक में सिर्फ नोड.जेएस। आएंगे या खाली होगी हमारी? आएंगे। पहले हम वेन्यू चेंज कर करके रखेंगे, कभी आईटी पार्क में रख दिया, कभी बहादुराबाद में रख दिया, या गुलशन सही? पहले गुलशन में ही रख लेंगे, देख लेते हैं जैसा होगा। सही, तो अब हम एक अनाउंस, अच्छा एक और बताएं, कोई मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ ताकि अगले के लिए प्रिपरेशन हम कर सकें। जिस तरह भी 1 to 1 वो ऐसे होना चाहिए या ओपन होना चाहिए? चलो दोनों करें, आधे में हम किसी से भी उठा के पूछ लेंगे बीच में से, और आधा हम 1 to 1 कर लेंगे। कौन कौन इस पे कहता है कि ऐसा होना चाहिए? चले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।